व्यक्ति अगर ईमानदारी से प्रयास करे और जो नारे में है सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, देश चल पड़ेगा। देश कुछ आज मैं हूं, माँ ही मेरी भगवान थी, माँ ही मेरी गुरु थी। उन्हीं के आशीर्वाद से ये एक अननोन फील्ड, अननोन वोकेशन में मुझे प्रभु ने सफलता दी। आपका ज्ञान कम है जी, तो आप भारत माँ को गरीब मत बोलिए जी। विश्व का ये पहला प्राइवेट म्यूजियम है जी, बिल्कुल। सारे और जो संग्रहालय हैं इस विषय के, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, भारत सरकार के पास तो है ही नहीं है जी। आज एक यूनिक धुरंधर से आपकी बात कराएंगे केसी पांडे जी से। नासिक में मैं हूँ, पांडे जी के संघर्षों के दिनों की कहानी और वो ट्रिक जिससे इनको धुरंधर बना दिया है उस ट्रिक ने, और आज समाज के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, लोगों के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। बहुत सारी बातें होंगी, आपके काम की होंगी। पांडे जी, स्वागत है आपका। सादर प्रणाम। आपके म्यूजियम का पूरी तरह से फ़ोटो लिया, बड़ा अच्छा लगा। इस एक यूनिक कॉन्सेप्ट आपके मन में कैसे ये आया? पहले तो सवाल यहाँ से शुरू करते हैं, और आज के वक्त में उसका मतलब, मकसद और ज़रूरत क्या है? ये सब डेस्टिनी है, जो ईश्वर आपसे कराना होता है वो करा लेता है। वैसे मैं एक नौसैनिक हूँ, हवाई जहाज का इंजीनियर था जी। खनिज से कहीं दूर का मेरा रिश्ता नहीं था, इसीलिए मैंने वो सवाल इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं यही कह सकता हूँ, ईश्वर को कुछ कराना था मुझसे अलग, अपने एविएशन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अलावा जी। और उन्होंने इस रूप में इसको करा दिया। क्यों मैंने किया? भारतवर्ष, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि सोने की चिड़िया है भारत जी, और बीच में जब हम बड़े हो रहे थे तो अक्सर ये वक्तव्य में कहा जा रहा था कि भारत एक गरीब देश है। और जो मैं बड़ा हुआ और खनिज के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई और मुझे इस अनमोल धरोहर की वैल्यू भी पता चली, तब मुझे लगा कि ये लोग भारत माँ को गाली दे रहे हैं। भारत माँ हर तरह से प्रतिभाओं से संपन्न है, चाहे वो मानवीय संपदा हो, चाहे वो खनिज संपदा हो, ऐतिहासिक संपदा हो, आपकी साहित्यिक संपदा हो जी, टैलेंट्स हो, हर तरह से। तो कई जगह मेरा कई उच्च स्तर के लोगों से डिबेट हो गया कि भाई आप अगर आपका ज्ञान कम है जी, तो आप भारत माँ को गरीब मत बोलिए जी। और मैं एक प्रस्तुति जो आप मेरे निवेदन पे देख के आए कि मैं कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके, और ये मैं आपके श्रोता मतलब ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ कि मैंने इस टैग को निकालने के लिए आज के 10 साल पहले नॉर्थ महाराष्ट्र की पहली रोल्स रॉयस खरीदी। अरे वाह, क्या बात है। और सिर्फ हमें गारगोटी को टैग करना था कि भाई देखो, जिस देश का कंकड़ पत्थर इतना कीमती है कि हमारे जैसा एक साधारण सा नौसैनिक रोल्स रॉयस खरीदता है, तो उस देश को आप गरीब नहीं कह सकते। भारत देश सोने की चिड़िया है, रहेगी, और निरंतर ये प्रगति चलती रहेगी भारत माँ की। आपके यहाँ जिन चीज़ों को मैंने देखा है और देखते हुए वहाँ के आपके असिस्टेंट ने मुझे ये भी बताया कि इस पे कोई बदलाव नहीं किया गया है, ज़मीन से ऐसे निकली है जी, और वो रख दी गई है। इतनी सुंदरता आप कैसे ढूंढते हैं इनको? उपाध्याय साहब, देखिए, मैं उसको अपने शब्दों में डालूं, ये भारत माँ के गर्भ से अपने मौलिक रूप में निकाले गए हैं जी। और कहीं भी इन पत्थरों के लिए काम नहीं चलता है। वो लोग काम करते हैं स्टोन मेटल, जिसको मराठी में खड़ी डबर कहते हैं। जैसे रोड ग्रेवल चाहिए, या रेलवे ट्रैक पे स्टोन मेटल बिछाने के लिए चाहिए, गिट्टी जिसको आप बोलते हैं। तो उसके लिए जब वो पहाड़ तोड़ते हैं या चट्टान तोड़ते हैं, तो उसमें इसका सृजन होता है। और ये ऑलरेडी हमारे पत्थरों की बात मैं कर रहा हूँ, ये 650 लाख वर्ष पुराने हैं। ये माँ के गर्भ में पल रहे थे, और ये महाराष्ट्र के ज्वेल कहे जाते हैं क्योंकि इसको वॉल्केनिक ट्रैप रॉक कहते हैं। ज्वालामुखी के पत्थर हैं ये। और डेक्कन प्लेटो में, जिसको आप दक्षिणी पठार कहते हैं, इसमें 650 लाख वर्ष पहले लावा फ्लो हुआ था। और जिस हिसाब से लावा की कूलिंग हुई, उस हिसाब से इनके पत्थरों का निर्माण हुआ।
और रास्ते में जो इम्प्योरिटीज आई, मेटेलिक इम्प्योरिटीज आई, उससे इनको कलर मिला जी। ये अपने बिल्कुल नेचुरल शेप में है। जैसे आपने डायमंड के बारे में पढ़ा होगा कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे डायमंड का निर्माण होता है, कि अगर आप कार्बन को क्रश करें तो कार्बन भी डायमंड हो जाता है। तो उसी तरह से ये पत्थर, जिनको हम अंग्रेजी में जियोलाइट्स कहते हैं और मराठी में गारगोटी कहते हैं, इस तरह इनका निर्माण हुआ। अच्छा, गारगोटी शब्द देने का यही मकसद था कि उनका मूल रूप नाम हो, आपने कंपनी बनाया। गारगोटी तो मराठी शब्द है जी, और माननीय अटल जी का आना मेरे म्यूजियम के लिए तय हो गया था उद्घाटन के लिए, लेकिन उस समय तहलका.com था और पार्लियामेंट एक्सटेंड हुई तो उनको पार्लियामेंट को एड्रेस करना था, और मैं एक सैनिक आदमी, मेरा कोई बैकग्राउंड था नहीं, महाराष्ट्र में भी हमारे परिवार का कोई नहीं था, फौज से रिटायर होके आए, तो इसको बनाते बनाते मैं बिगड़ गया था। तो जब रिग्रेट लेटर आया तब मैं सोचा कौन ऐसा व्यक्तित्व हो जो माननीय अटल जी के पैरेलल हो, या जो भी आप कहें जी। तो मेरे मन में ख्याल आया माननीय बाला साहब ठाकरे जी का, चला गया और मुझे मिलने का मौका भी मिला। और कुछ मैं बताऊं, चर्चाओं के दौरान उन्हें पूछा कि, जैसे आपने पूछा कि गारगोटी क्या है जी, तुमने गारगोटी नाम क्यों रखा, यू आर इनटू एक्सपोर्ट बिजनेस, व्हाई डिड यू कीप द नेम गारगोटी जी। तो कुछ माँ सरस्वती मेरे उस पर आ गई और उन्होंने प्रेरणा दी कि मैंने कहा गारगोटी मेरी माँ है, इसलिए मैंने इसका मौलिक नाम रखना चाहा, क्योंकि मराठी में नेटिव लैंग्वेज में इसको गारगोटी ही कहते हैं। शायद आप चीफ गेस्ट बना भी पाए बाला साहब। जी जी, माननीय बाला साहब जी, हर्ष आए, बहुत अच्छा लगा। और यही एक सवाल नया जन्म ले लेता है। नहीं, बिल्कुल सवाल पूछिए। उत्तर भारत से जी आके महाराष्ट्र के बीच में, हृदय में, नासिक जैसी जगह पे जी, और खास करके अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पे ऐसे आदमी को जिसे हमेशा हिंदी पट्टी का विरोधी माना जा रहा है, और महाराष्ट्र में आज की स्थिति भी यही है कि उत्तर भारतीयों को अलग नज़र से देखा जाता है और यहाँ के लोकल लोगों को आपने कैसे जगह बनाई और सबका दिल जीता? देखिए, मैं ये प्योरली मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव है माननीय बाला साहब ठाकरे के नाते जी। मैं एक नौसैनिक हूँ और सेना में जाने के नाते मैंने टीन एज में ही सेना ज्वाइन कर ली थी, तो मेरे सामने कभी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार ये कल्पना आई नहीं। भारत और ओनली इंडिया, भारत वही आई, और उसी कल्पनाओं और संकल्पनाओं को लेके माननीय बाला साहब से मिले। और उनका पहला सवाल था, क्योंकि यहाँ भी पांडे देश पांडे होते हैं हाँ। तो मैंने कहा कि माननीय, मैंने हमेशा देश को समझा है, यूपी बिहार ऐसा नहीं है, तो हमारे लिए देश सर्वोपरि है। और दूसरी बात है कि मैं उनके व्यक्तिगत, जब तक वो सशरीर थे माननीय बाला साहब, मैं उनसे मिलता रहा जी। वो देश प्रेमी थे, वो देश को आगे रखते थे। वो गलत प्रचार हुआ कि, और चूंकि आपके अपने लोगों की हितों की, पहले आप अपने परिवार के लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी आपकी है अपने परिवार पहली, ठीक है, उससे आगे आप दूसरे लोगों को और कवर कर सकें, पालन कर सकें, बहुत अच्छी बात है। मैं लगभग आप ये समझिए कि 2001 से लेके जब तक वो सशरीर थे मैं मिलता रहा, और कहीं मैंने उनके अंदर ये भावना देखी नहीं। लेकिन जो लोग उस बैटन को लेके चले, कहीं वोट बैंक के नाते, कहीं किसी और चीज़ों के नाते, ये बात फैल गई कि लेकिन बाला साहब ऐसा व्यक्तिगत रूप से वो कला प्रेमी थे और देश प्रेमी थे। जो व्यक्ति उनके अंदर सपूत लगता था, जैसे उन्होंने माननीय अमिताभ बच्चन जी की मदद करी। आपको याद होगा संजय दत्त, सुनील दत्त के जब नहीं कहीं पा रहे थे ड्रग वाले केस में, उन्होंने ऐसे तमाम सारी शख्सियत की मदद की। और जो देश प्रेमी था, अक्रॉस द कास्ट एंड क्रीड, हिंदू मुसलमान किसी भी जात का रहा हो, अगर उनके अंदर दिखा कि इसके अंदर कोई प्रतिभा है और जो देश को आगे ले जा सकता है, देश के काम आ सकती है, जिसको आप एसेट ऑफ द नेशन कहते हैं, ही हैज ऑलवेज अप्रिशिएटेड द एसेट्स ऑफ द नेशन। शायद आपको भी एक ऐसा ही व्यक्तित्व समझ के उन्होंने ऐसा किया होगा, मानने के लिए हम भी तैयार हैं और मानना भी चाहिए। आपका व्यवसाय, इसको व्यवसाय के तौर पे आपने चुना, तो ये तो अमीरों का है। ये सारी चीज़ें जो आपके यहाँ हैं वो अमीरों के घरों में, जन जन तक की
आवाज़ और जन जन के घरों तक ये पहुँचे, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, क्या कर रहे हैं आप? विश्व का ये पहला प्राइवेट म्यूजियम है जी, बिल्कुल। सारे और जो संग्रहालय हैं इस विषय के, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, भारत सरकार के पास तो है ही नहीं है जी। भारत देश का पहला संग्रहालय है इस विषय को लेकर के। लेकिन बाकी जैसे आपने स्मिथसोनियन का नाम सुना होगा, ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का सुना होगा, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब सरकारों के म्यूजियम है। और जो 2-4 इलीट लोगों के हैं, जैसे ब्रुनेई सुल्तान का कलेक्शन है, जैसे बिल गेट्स साहब का कलेक्शन है, जैसे अभी आपके अंबानी जी का कल्चरल सेंटर है, मुझे नहीं मालूम वहाँ पत्थर है कि नहीं है। तो ऐसे लोगों की ये पब्लिक के लिए नहीं खुले हुए हैं, वो खाली उनके अस्तर के जो लोग होते हैं उनके लिए वो अपना शौक, जैसे पेंटिंग है, ये दिखाते हैं। लेकिन ये कॉमन पब्लिक के लिए हाँ आपने खोला है जी। और मेरा उद्देश्य था कि जब हमने ये शुरुआत की तब लोग इसको रंगोली बना के क्रश करके फेंक देते थे जी। तो एक रोजगार, आज आपको मैंने अपने चर्चा के दौरान बताया कि 10,000 लोग जो बिल्कुल येलो लाइन, पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, आज वो करोड़पति हैं, 10,000 मे बी मोर, इस गारगोटी के नाते। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और ये इसका जो प्रचार प्रसार हुआ, पहली बात हमारे गारगोटी म्यूजियम से हुआ, दूसरा माननीय बाला साहब ठाकरे ने उसका उद्घाटन किया, और एक ऐसे व्यक्तित्व थे, लोगों ने बोला अरे ये कौन सी गारगोटी है, जो लोग आए देखे। और इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए थी उस समय, और ये सुलभ हो रहते थे। जैसे कहीं रोड वाइडनिंग हो रही है, जैसे कहीं कुआं खना जा रहा है जिसको यहाँ विहिर कहते हैं, कहीं कैनाल बन रही है, कहीं डैम बन रहा है, तो इस पृथ्वी की विशेषता थी कि ये गारगोटी मिली। ये आपका अदम्य साहस था और है भी कि इन चीज़ों को आप ढूंढ पाते हैं, ऐसी संपदाओं को लोगों के सामने ले आते हैं, अदृश्य रहने वाली चीज़ों को। लेकिन माता जी इससे कितनी संतुष्ट थी? जैसा कि माता जी का फोटो भी पीछे लगा है, और माता जी दिवंगत हो चुकी हैं जी, नमन उनको जी। ऐसे सपूत पैदा करने के लिए कितनी संतुष्ट थी? क्योंकि अभी हाल ही में जब आप चरमोत्कर्ष पे थे तब तक रही है माता जी, क्या कहना चाहिए? वालिया साहब, देखिए मैं ये बताना आवश्यक है मुझे कि 6 साल की उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। ही वॉज पुलिस ऑफिसर, और एक जो पूर्वांचल के हिसाब से खेती बाड़ी थी वो थी। और अक्सर जब मुझे महाराष्ट्र के लोग पूछते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या करता है तो हम लोगों के पास जो 20-30 बीघे खेती है अपनी, उससे कितना पैदावार कर लेंगे, घर का जीवन यापन चले। तो जो कुछ आज मैं हूँ, माँ ही मेरी भगवान थी, माँ ही मेरी गुरु थी, उन्हीं के आशीर्वाद से ये एक अननोन फील्ड, अननोन वोकेशन में मुझे प्रभु ने सफलता दी। और सफलता तो ठीक है, एक आशातीत सफलता मेरे हिसाब से दी। मेरे अपने जो जीवन के सपने थे, मेरे माँ को लेकर, परिवार को लेकर, मेरे अगल बगल जो लोग हैं, हित मित्र दोस्त, कि मैं जहाँ अभाव है वहाँ थोड़ा प्रकाश डाल सकूं। करने वाला ईश्वर है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन वो माध्यम चुनता है। जैसे आज आप माध्यम बने गारगोटी के बारे में जानने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, तो ये माध्यम बना, गारगोटी माध्यम बनी कि हम अपने कुछ लोगों तक कुछ प्रकाश पहुंचा सकें। और ये जरूर मैं कहूँगा, हमसे पहले भी कुछ लोग इस काम को करते थे, अच्छे स्तर पे करते थे। जवेरी फैमिली है, एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बहुत उच्च अधिकारी थे, मेहता साहब, बरजोर मेहता, अधिकारी थे। लेकिन उन लोगों ने सिस्टमेटिक ढंग से नहीं किया। मैं एक फौजी होने के नाते जो मैंने सीखा था अपने जीवन में, और वो भी एक एविएटर होने के नाते, आप जानते होंगे एविएशन हर चीज बड़ा सिस्टमेटिक होता है, जीरो टॉलरेंस, जीरो मिस्टेक, तो जीरो एरर वाली पद्धति से मैंने किया। और जो मैं कर पाया, मैं सोचता हूँ वो नेवी की देन है, हमारे मिलिट्री डिसिप्लिन की है, मेरे माँ बाप की कृपा है, मेरी माँ का त्याग, तपस्या और उनका लगातार लगाव ही मेरे जीवन को ऊपर लेके आया। बस्ती कब छोड़ दिए थे आप? बस्ती से हम गए थे इंटर कॉलेज पढ़ने के लिए, एमजी इंटर कॉलेज गोरखपुर में जी। और 77 में मैंने भारतीय नौसेना की
एक एंट्री होती है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस जी, उसके माध्यम से मैं नेवी में ज्वाइन किया। कुछ कारणोंवश उस बैच में मैं नहीं हो पाया, लेकिन मैं उसी बैच में 1 साल बाद फिर ज्वाइन किया और ईश्वर ने मुझे लगातार मार्गदर्शन दिया। और संघर्ष तो जीवन का एक पार्ट है और बिना संघर्ष के कोई ऊपर आता नहीं है। तो मैं संघर्षों की बात ना कह के यही कहूँगा कि ईश्वर ने हमेशा मेरा मार्ग प्रशस्त किया, कभी लेट डाउन नहीं हुआ। आज बस्ती आपके इतने संपन्न, समृद्ध और गागोटी के इतने मजबूत होने का फायदा कितना ले पाता है? उपाध्याय साहब, आप मेरी दुखती रग को कुरेद रहे हैं। कुछ सृजनशील, मैं अपने मेरा मकसद ऐसा नहीं है सर। सृजनशील मैं कह सकता हूँ जी। मेरे जैसे जैसे जीवन अग्रसर होता गया और 32 इयर्स में मैंने गारगोटी से कुछ पैसे भी कमाए और मन में इच्छा हुआ कि कैसे समाज की सेवा अच्छी की जा सकती। पत्रकारों ने कई बार इस पे किया बात, कई बार हमारा इंटरव्यू भी आया जी। तो हमने कहा कि अगर आप एक अच्छे नेता बनते हैं तो समाज की सेवा ज़्यादा कर सकते हैं जी। वनस्पत आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट या कुछ करके, या टाटा बिरला की तरह हो, लेकिन आप देखिए टाटा ने भी किया है। तो मैं यही कह सकता हूँ, मैं एक लोकसभा चुनाव भी लड़ा था जी 97-98 का। माननीय रज्जू भैया का लगाव था यहाँ नासिक से, यहाँ चूंकि भोसला मिलिट्री स्कूल है जी, तो उस समय वो आरएसएस के सुप्रीमो थे जी। और चूंकि मैं यूपी का था और मेरी ये जो विधा थी बड़ी रेयर विधा थी, तो मेरे कलेक्शन को देखने आए किसी आप जैसे मित्र ने बताया जी। तो उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि ऐसे महान व्यक्तित्व कुछ कहते नहीं हैं जो भी माध्यम से, कि तुम आओ वहाँ। और मैंने वहाँ उसी प्रेरणा से लोकसभा लड़ने की कोशिश की। किन्हीं कारणों से मेरा टिकट कट गया, किन्हीं कारणों से, और मैं नया नया फौज से निकला था और मैं परिपक्व नेता नहीं था, लेकिन फौजी था, एक सच्चाई अपने अंदर थी। तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव के लिए पर्चा भर दिया। उस समय इंडिपेंडेंट ही भरते थे, बाद में फॉर्म ए भी आता था, आज भी ए भी है, लेकिन आज तुरंत सिंबल आपको मिल जाता है। तो हमने भर दिया। और एक चीज की चर्चा मैं करना चाहूंगा यहाँ पे, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी जो बात में एक अच्छी ऊंचाई गेन किए संगठन में जी, वो आए मुझे मनाने के लिए जी जी। तो उन्होंने आग में घी डाल दिया जी, और मेरा फौजी वहां जाग गया। उन्होंने कहा कि अरे रज्जू भैया बोले आपको टिकट ना मिले। हमने कहा कि आप प्रांत प्रचारक हैं जी, आप फोन कर लीजिए। आप समझ सकते हैं उस समय 97-98 में एक प्रांत प्रचारक की हिम्मत नहीं पड़ेगी रज्जू भैया को फोन करने के लिए। रज्जू भैया वैसे महान व्यक्ति थे। मैंने उनसे फिर दूसरा सवाल किया कि शिरीष देव पुजारी जी उस समय उनके PAPS थे जी, तो हमने कहा उनसे पूछ लीजिए। हमने कहा आप एक फौजी को गाली दे रहे हैं। मैं सम्मान करता हूं RSS का, लेकिन आप, मैं चाहता हूं आप सैनिक का भी सम्मान करिए। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं लड़ गया। मैं शायद नहीं लड़ता, लेकिन आग में घी डालने के काम उन्होंने किया और मैं लड़ गया। वो अभी तक मेरे दिल्ली में म्यूजियम था जी, कनॉट प्लेस में, वो उनको उड़ता उड़ता, तो वो कहते बड़ा एरोगेंट है, बड़ा ऐसा है। कहीं उन्होंने किसी को कमेंट किया, ये डायरेक्ट मेरा साक्षात्कार नहीं था। जैसे आप गए तो आपसे बोले अरे भाई वो तो बड़े एरोगेंट है। हाँ, अब जो आदमी सत्य बोलेगा वो एरोगेंट होगा ही। और बिना जाने समझे आप उस व्यक्ति को वो कह रहे हैं। मैं रज्जू भैया जैसे व्यक्तित्व को, आज भी रज्जू भैया नहीं है, कई लोगों ने कहा अरे ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद। हमने कहा उस महान व्यक्तित्व को आप ये लगा रहे हैं। हाँ, किसी बात से क्या मतलब है? कल प्रासंगिक तभी भी बात नहीं, ये कहना आवश्यक ये है कि उपाध्याय जी आप आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। कुछ चीजें जीते जी अगर क्लियर हो जाए, एक महान व्यक्तित्व के ऊपर आप इस तरह का टैग ना लगाएं। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर कृष्ण गोपाल भी बहुत बड़े व्यक्तित्व के मालिक हैं, लेकिन हर आदमी बड़ा व्यक्तित्व वाला भी गलती करता ही है। तो ये मैं आज भी, और मेरे ख्याल से उम्र में मेरे बराबर ही होंगे या छोटे होंगे डॉक्टर कृष्ण गोपाल। मैं 65 का हूँ। तो मैं ये, अगर आप ये उन तक पहुँचा सके तो मैं कहना हूँ अभी भी वो हैं, उनके पास तमाम सारे माध्यम हैं कि हम झूठ नहीं बोलते। हाँ, नहीं, झूठ बोलने का मतलब क्या है? खास करके एक व्यवसायी जिसे बिजनेस व्यवसायी है तो वो झूठ बोल नहीं सकता। मैं आज भी व्यवसायी नहीं हूँ, मैं सैनिक हूँ जी। बिल्कुल, ये एक एजुकेशनल काम किया मैंने जी। हाँ, जिससे समाज का
सही मायने में भला समाज है, का चीजों नहीं को साहब, दिखा पा रहे हैं। समाज का नहीं उपाध्याय साहब, मैंने टाइम एंड अगेन कई प्लेटफॉर्म से कहा है जी कि भारत जो इग्नोर्ड वेल्थ ऑफ इंडिया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो ऑलरेडी हो चुके हैं लाइमलाइट में, ऐसे वेल्थ जो अभी तक लिस्टेड नहीं है, इससे भारतवर्ष गरीब तो नहीं है, भारतवर्ष की प्रॉस्पेरिटी बढ़ाई जा सकती है। हाँ नहीं, कुछ नहीं हमारे यहाँ कम था। हमारे यहाँ के संसाधन, हमारे यहाँ सारी चीजें व्यवस्थित हैं। जब दुनिया के बड़े से बड़े ताकतवर देश रेंगना नहीं जानते थे, तो हमारे यहाँ अर्थशास्त्र और रामायण लिख दिया जाता था कि जैसे कानून व्यवस्था, शासन कैसे चलाया जाए। तो भारत तो कभी गरीब मैं कह रहा हूँ कि देश बहुत बड़ा है और हम उतने काबिल नहीं लगते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ईश्वर ने ऐसा गुण दिया है कि जो समाज को, देश को कंट्रीब्यूट कर सकता है। और ये गारगोटी भी एक उदाहरण है निश्चित तौर से कि भाई एक महाराष्ट्र जैसे अग्रणी प्रदेश के लिए, जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हैं, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये सब चीजें यहीं से उत्पन्न भाभा रिसर्च सेंटर हम देख रहे हैं। हाँ वही गढ़ते हैं वैज्ञानिक BARC जी। तो ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बाद आज़ादी के 7 दशक बीत चुके, अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है पूरी तरह से इस देश में, एंटरप्रेन्योर्स भी गढ़ने की कवायद है, फिर भी देश ढाक के 3 पात गिन रहा है और वहीं उसी परिधि में है। उपाध्याय जी, आप मुझे इतना स्वच्छंदता दीजिए, ये मात्र हम लोगों की बेईमानी है। हमारा ईमानदारी का जो अप्रोच, हम सिर्फ ढकोसला गढ़ते हैं। अगर हम ईमानदारी से लग जाएं, आप देख रहे हैं वर्तमान मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं जी, मोदी जी से भी मैं मिला हूं जी, लेकिन कहीं ना कहीं टीम वर्क नहीं है। लेकिन फिर भी वो जो कर पा रहे हैं, देखिए संगठन कहीं साथ नहीं देता, कहीं साथी साथ नहीं देते, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं, जिस दिन हमारा, आज हम लोग साइंस में पढ़ते हैं वेक्टर थ्रस्ट, आपकी ऊर्जा एकाग्रचित करके लगाइए, आप देखिए देश तरक्की करेगा। लेकिन अगर हम बेईमानी अपने मन में पाले हुए हैं तो वो संभव नहीं है। और शायद, और जो इसका एक लाइन का जवाब यही है कि हर व्यक्ति अगर ईमानदारी से प्रयास करे, और जो नारे में है सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, देश चल पड़ेगा। देश चल ही रहा है, लेकिन जिस तरह से हम आप चाह रहे हैं विश्व गुरु शीघ्र बन जाए। और देखिए थोड़ा बहुत, मतलब मोदी ने थोड़ी दशा और दिशा तो बदली है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, और उसके तहत हमें उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। व्हाट ही हैज अचीव्ड वी मस्ट अप्रिशिएट, व्हाट ही हैज नॉट अचीव्ड वी मस्ट मोटिवेट, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट लेकिन जो सक्सेस उनको मिली है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, और हमारे आप जैसे देशवासी ही सेलिब्रेट करें। आपने तो अपने बिजनेस को मजबूत करते हुए देश के बाहर विदेश भी डाल दिया है ले जाके। जी, सुपुत्र 2 हैं आपके जी, एक इसको अमेरिका में भी देख रहे हैं बड़ी मजबूती से। ऐसा क्या रहा कि बच्चे भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया आपके व्यवसाय की इस व्यवस्था में कि इस सिस्टम को आगे लेके जाना चाहिए? विथ योर काइंड परमिशन आई वुड लाइक टू ऐड, हमारे पास 3 बेटे हैं, क्योंकि मेरा छोटा भाई मेरे साथ रहता है जी, और उसका अभी वो फ्रांस गए हैं जी, तो वो भी है। ये चूंकि मैं एक बहुत साधारण परिवार से आया था, पिताजी थे नहीं जी, तो एक थी कि जब ईश्वर ने मुझे इसमें प्रगति दी, तो मैं चाहता था, मेरे मन में एक स्वार्थ था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के मेरे साथ जुड़े, क्योंकि ये फील्ड बहुत रेयर थी। ये कहीं भी बुक ऑफ रेफरेंस इसके लिए आप नहीं कर सकते, कोई वॉल्यूम नहीं पढ़ सकते कि आपने ये किताब पढ़ ली आपको जानकारी हुई। ये ट्रायल एंड एरर मेथड से ही लर्न करना था। और जब मैं 94 में पहली बार अमेरिका गया तो मैंने जाना कि उस समय अमेरिका पीक पे था, आज भी पीक पे है, लेकिन ट्रम्प साहब कुछ अपने दादागिरी के नाते दादागिरी उल्टे सीधे बयानों से वो हमेशा रहा, लेकिन जो एक कॉमन मैन तक जो मैसेज जा रहा है, कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना, उस पर कायम नहीं रहना, वो थोड़ा चीप पॉपुलरिटी का वो होता है, बहुत पेटी पर्सनालिटी बताते हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो मेरे मन में यह लालसा थी कि मेरे बच्चे जितना भी पढ़ना चाहें पढ़ें, लेकिन ये जो वोकेशन है, जो फील्ड है जिसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है, ना कोई वॉल्यूम ऑफ द बुक्स है कि भाई ये वॉल्यूम पढ़ लो, ये चीज़ बुक ऑफ रेफरेंस नहीं था, तो संजोग से ईश्वर ने मेरी वहाँ मदद की। और
जो जीवन के मूलभूत आवश्यकताएं थी वो प्रभु ने हमारे द्वारा ही इसमें प्रदान कर ली थी कि भाई उनकी एक एजुकेशन हो गई। देखिए हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, एक अच्छा सा घर हो गया। वो म्यूजियम जो मैंने आपको, जो आप देख के आ रहे हैं, वो सिर्फ एक लाइन ड्रा करने के लिए थी, व्हाट इज गारगोटी एंड हु इज केसी पांडे। चूंकि वो लोगों को विश्वास नहीं था कि ये जो खेत में मिलने वाला पत्थर, ये रोड वाइडनिंग में मिलने वाला पत्थर, इससे कोई आदमी जीवन में एक इंडस्ट्री बना सकता है। और संजोग से तीनों बच्चे मुझे ज्वाइन किए और ईश्वर ने उनको एक अच्छा रास्ता भी दिया। बड़ा बेटा ट्रंप के दौरान ही उसको नागरिकता मिल गई अमेरिका की, जो एक बहुत बड़ी चीज है कि ट्रंप के रिजीम में उसको सिटीजनशिप मिली। बहुत अच्छी बात। दूसरा बेटा मेरा यूके से पढ़ के आया है, उसने इंटरनेशनल मार्केटिंग में मास्टर्स किया है, तो वो भी लग गया। और अंकित, ही वॉज नॉट वेरी गुड इन एकेडमिक्स, तो उनको मैंने ऑन जॉब ट्रेनिंग अमेरिका ले जाके 6 महीना दी इसी पत्थरों के बीच में। और अभी वो फ्रांस गए हैं पत्थरों के सिलसिले में अपने पिताजी के साथ। तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। जैसे अपने यहाँ हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में लोग पूछते हैं कि भाई आपका बच्चा क्या कर रहा है, तो हम टाटा बिरला तो नहीं बन पाए लेकिन गारगोटी तो बन गए। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अक्षरशः बच्चे पालन कर रहे हैं। दूसरी पीढ़ी आपने गढ़ दिया साथ में ही कि वो उस व्यवसाय को आगे ले जाएं। खास करके ऐसा होता नहीं, अपने समाज में तो बिल्कुल नहीं होता। वाले टाइम में इसमें क्या बढ़ोतरी करते हैं और क्या नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश, क्योंकि आप लगातार ऐसे दिमाग को रखते हैं जिसमें कुछ नयापन ढूंढा जाए। उपाध्याय साहब, आपके पास समय कम था और मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये भी एक डेस्टिनी है, विधाता का प्लान है। जो एक प्रोजेक्ट है, मैं शिरडी में जब 9 साल ट्रस्टी रहा जी, तो वहाँ मैंने 9 एकड़ ज़मीन ली थी, बहुत प्राइम लैंड शिरडी की जी। और शिरडी में स्पिरिचुअल टूरिज़्म है। और मेरा एक अनुभव कनॉट प्लेस में म्यूजियम खोलने का था, लगभग 5000 स्क्वायर फीट मैंने खोला था। तो जो दिल्ली की जेंट्री है वो अलग तरह के है। जो मेरा स्वयं का अनुभव है वो यही है कि म्यूजियम ऐसी जगह चलेगा जहाँ लोग प्लान्ड ढंग से जाएं जी। जैसे शिरडी में जो आता है बाबा के दर्शन के लिए या शनि सिग्नापुर, वो लोग प्लान्ड आते हैं। तो वहाँ पे किसी उसकी जेब से 200 रुपया एंट्री फी लगाना बहुत मुश्किल नहीं है जी। और दिल्ली, मुंबई या ऐसी महानगरों में लोग प्रायोरिटी लेके जाते हैं कि हमारा एक काम हो जाएगा तो हम ये देख लेंगे। और कभी कभी उस प्रायोरिटी में समय नहीं मिलता। तो मैं आपसे शिकायत है कि आप टोटली अनप्लान आए मेरे पास जी। दूसरे वाले प्लाट में मेरा मॉडल है और मुझे 38 करोड़ बैंक लोन भी मिल गया था शिरडी म्यूजियम के लिए। रोड वाइडनिंग में 1 एकड़ जमीन लगभग निकल गई है, अभी मेरे पास 8 एकड़ जमीन है। वर्तमान में उस जमीन की कीमत लगभग 60 करोड़ है। लेकिन मैं जमीन का व्यापारी नहीं, मैं गारगोटी को बनाना चाहता हूं। मेरा ऐसा एम है कि क्लस्टर ऑफ एंटरटेनमेंट, जिसको आप बोलते हैं ना कि एंटरटेनमेंट वाइल एजुकेटिंग द ऑडियंस, जैसे आपने आज गारगोटी देखी, तो इस तरह की मैं वहां क्लस्टर क्रिएट करना चाहता हूं। और दूसरी बात है, मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के नाते, एक देश प्रेमी होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते ये चाहूँगा कि देश की अच्छी चीज़ों को कैसे इलस्ट्रेट किया जाए। अब देखिए, नॉर्मली कॉपी कैट बहुत होते हैं। मैं फौजी होने चाहूँगा, जितने लोगों को अभी तक वीर चक्र मिला है जी, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को एक संग्रहालय में जगह दी जाए कि पीपल शुड नो देयर हीरोज, दे शुड बी मोटिवेटेड। जैसे एक संग्रहालय कहीं बना होगा नेताजी सुभाष के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, लेकिन इनका नाम कांस्टेंट हैमरिंग होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए चले गए, और जो चीज़ें नहीं हम याद रखते वो विस्मृत हो जाती है। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, पीपल से। तो ये मेरा विचार है, आगे प्रभु की इच्छा है क्या होगा। और सौभाग्य यही है कि मेरे बच्चे भी इसी में हैं, और हाँ, आज नहीं तो कल वो म्यूजियम बनेगा और वो विश्व स्तर का एक म्यूजियम होगा। हमारी शुभकामना है कि वो जल्दी से जल्दी बने ताकि लोग देख पाएं। ये अनटच फील्ड है। आप चाहेंगे कि इस पे भारत सरकार कोई ऐसा पाठ्यक्रम ले आए जिस पे लोगों को पढ़ाया जाए? देखिए, जब मेरा जो गवर्नमेंट का अनुभव है जी, भारत सरकार अगर ईमानदारी से करे तो ही करना चाहूँगा, नहीं तो मैं दूर रहना चाहूँगा। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि
आज इतने प्रयास के बावजूद क्यों नहीं प्रगति? देखिए, हाँ की ईमानदारी नहीं है। देखिए भारत हमेशा लोग, मैं थोड़ा निगेटिव हूं, आई होप हम लोग दूर ना चले जाएं, जो लोग रोते हैं कि पॉपुलेशन, वेयर पॉपुलेशन इज, तो चाइना ने तो एक उदाहरण पेश किया है। चाइना के उदाहरण छोड़िए, अपना उदाहरण लीजिए ना, कहाँ भाई, यू हैव गॉट हार्ड वर्किंग। हमारी जो पॉलिसीज रही, आप लोगों को अकर्मण्य बनाने में चल गए जी। जैसे सब्सिडी है, सब्सिडी इज वन वे ऑफ मेकिंग। हाँ, 5 किलो चावल और दाल और चीनी में चावल दाल, और भी आगे देखिए आरक्षण को भी आज आरक्षण के नाम पे कोई कुछ बात करता है तो तुरंत उसकी सरकार चली आती है। बिल्कुल, इट हैज टू बी रीएड्रेस्ड। और सरकार तो सरकार होती है उपाध्याय साहब, मैं जानता हूं सरकार के लिए कुछ भी, मैं तो कहता हूं सोमालिया की सरकार जो चाहे वो कर सकती है, बिल्कुल, लेकिन उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। तो मिसाल है कि दिए में लौ और जला दिया, उसकी आंच, उसकी चमक और बढ़ा दिया। आप मिसाल हैं, इसलिए अनंत वक्ता परिवार ने आपको एक धुरंधर ब्राह्मण के तौर पे चुना है। हम गौरव महसूस करेंगे आपको सम्मानित करते हुए। आज के लिए बस इतना ही, प्रणाम। मैं जाते जाते अपनी क्लोजिंग लाइन कहना चाहूँ, मैं मात्र एक अदना सा व्यक्ति हूँ। दूसरी बात क्या, धुरंधर शब्द आपने दिया है, धुरंधर तौर से दिया है, वो समाज का हक है जो आपको मिलना चाहिए। धुरंधर अपने आप में बहुत गरिमा लपेटे हुए है। आपने मुझे उस काबिल समझा, उस लायक समझा, मैं इसके लिए अपना नेवल सैल्यूट देता हूं। और मैं यही कहता हूं, आप अपनी यात्रा चालू करें और कई धुरंधर पैदा करें अपने द्वारा। और निश्चित तौर से प्रयास यही है, पूरे भारत में मैं घूम घूम के आप जैसे धुरंधरों को निकाल रहा हूँ, साक्षात्कार लेके लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि नए लोग समझे कि हमारे लोगों ने कितनी मेहनत किया है, सचमुच मेहनत किया है। आप मिसाल हैं, निश्चित तौर से उस समय टिके रहे जिस चीज को निरस ही माना जा सकता है। कौन ऐसी चीज को देखता है? ऐसे दूसरे किसी कंटेंट के साथ आपको दूसरे इंटरव्यू में फिर से बातें पूरी नहीं हो पाई हैं हमारी जी। अरे तो आप गए वहां देख के आए तो हमारा सौभाग्य था, नहीं तो आप नहीं देख पाते, तो जस्टिफाई नहीं कर पाते। बिल्कुल। और आप यही सोचे होंगे कि मेरे पास समय नहीं है और आदमी बिना भूखे प्यासे मुझे वहां भेज रहा है। नहीं, कोई और समय क्या, मेरे पास भगवान की दया से 12-12 गाड़ियां हैं, लेकिन आज ड्राइवर नहीं है। कोई बात नहीं है, वो तो सिस्टम है मेरा। 9 पंडित आए हैं वहां, महामृत्युंजय दूसरे छोटे बंगला है वहां पे पूजा कर रहे हैं। मैं पत्रकार हूँ, परिस्थितियों से लड़के काम करना आता है, ईश्वर ने इतना तैयार किया है। अच्छा लगा, मुझे व्यक्तिगत तौर से अच्छा लगा आपसे मिलना, आपका साक्षात्कार करना, आपको धुरंधर मानना। से किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपकी भेंट कराएंगे, उनसे ये सवाल जरूर करेंगे वो आपके लिए कितने फ्रूटफुल हैं, उन्होंने जो पापड़ बेले हैं उससे आप क्या सीख ले पा रहे हैं। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।